नमस्कार, जेन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जेन नेक्स्ट यानी युवाओं से जुड़े हुए विविध विषयों पर हम बातचीत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है वो है 12वीं कक्षा के बाद करियर के विकल्प यानी करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। और इस विविध महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरभि देवड़ा जी हैं जो करियर काउंसलर हैं, जानी मानी करियर काउंसलर हैं। और उसके अलावा प्रोफेसर डी चतुर्वेदी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, करियर काउंसलर हैं, टीचर हैं, बहुत कुछ इनको आता है, जिसको कहना चाहिए कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और आज हम इनसे इनके विषय में इनके अनुभवों का लाभ लेंगे। इसके अलावा हमारे साथ तमाम युवा साथी हैं जो 12वीं कक्षा पास करके आए हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इन युवा साथियों के विचार भी हम जानेंगे, इनकी तमाम जिज्ञासाएं हैं उसको भी हम जानेंगे। और हमारे जो दो खास मेहमान हैं वो इनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तो सीधे सीधे सबसे पहले सुरभि देवड़ा जी, आपसे शुरुआत करिए। 12वीं कक्षा के बाद किसी विषय को या किसी विश्वविद्यालय को, इंस्टीट्यूट का चुनाव करना अपने आप में बेहद कठिन होता है। तो इसके लिए सबसे जो खास महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पे ध्यान रखा जाना चाहिए? निखिल, ये कठिन ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये डिसीजन आपका गलत हुआ तो बहुत कुछ गलत हो सकता है आपकी पूरी लाइफ में। एक तरह से सिंपल से देखा जाए, क्योंकि ये टाइम और मनी जो इन्वेस्ट होता है आपका एजुकेशन लेने में, किसी कॉलेज में जाने में, किसी करियर को बनाने में, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी मूवी को देखने जाते हो, वहाँ अगर आपको पसंद नहीं आया, वो आपका 3 आवर्स या 2 आवर्स का इन्वेस्टमेंट है, मनी है, जो रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ ये कठिन से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप वो चीज़ें मत चुनो जो आपके भाइयों ने, बहनों ने, रिलेटिव्स ने या दोस्तों ने किया है। सबसे पहले जानो कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। पीयर प्रेशर के अंदर मत आओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है निखिल कि स्टूडेंट्स को आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है वो क्या करना चाहते हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। एम आई राइट? हाँ, उन्हें पता ही नहीं होता है क्या क्या ऑप्शंस है आसपास चारों तरफ। 1, 2 या 3 नाम बता सकते हैं। अगर मैं इनमें से किसी से पूछूं, मे बी अगर आपसे कोई बताना चाहेंगे कितने करियर ऑप्शंस के नाम जानना चाहते हैं, आई कैन बेट आप में से कोई 5 से ज़्यादा नहीं बता सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है आप पहले जानो है क्या ऑप्शंस। इसके लिए करियर काउंसलर से मिलो, किसी टीचर से मिलो, किसी नॉलेजेबल पर्सन से मिलो, हाँ, इंटरनेट पे सर्च करो। ये जब आप अपने आप में समझोगे, देन यू विल जंप ऑन टू उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कॉलेज लेना चाहूँ। सिंपल, ना कि मुझे जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा एडमिशन लेने के बाद मुझे क्या करना है। ये एक गलत प्रोसेस है, एक रिवर्स प्रोसेस है। क्योंकि आपने जब एडमिशन ले लिया और आप रियलाइज़ करते हो अच्छा आपने XYZ कोर्स में एडमिशन ले लिया, बट आप जो करना चाहते हो वो उससे किया ही नहीं जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है निखिल। यानी अपनी क्षमताओं को पहचानो, जो आपकी योग्यता है उसको पहचानिए और उस हिसाब से करियर का चॉइस करिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक सवाल कई बार सबके जहन में आता है, जो एक बड़ा प्रश्न ये है कि पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, कई बार बच्चे कुछ चाहते हैं। जैसे सुरभि जी ने कहा कि पीयर के ग्रुप के प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में, लेकिन कई बार पेरेंट्स का अलग प्रेशर होता है और कई बार पेरेंट्स गलत भी नहीं होते। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? निखिल, मैं सुरभि की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब भी किसी भी करियर का चुनाव किया जाता है तो इस बारे में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार विद्यार्थी या बच्चा जन्म लेता है उससे पहले ही उसके करियर के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं उसके परिवार के लोग। और इस करियर को कई बार परिवार के सदस्यों के साथ, कई बार पड़ोसियों के साथ, कई बार ऐसे लोग जो प्रतिभावान हैं उनके साथ जोड़ दिया जाता है। परंतु मेरा मानना है कि करियर का चुनाव व्यक्ति की अंतर्निहित प्रतिभा और उसकी रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ पे विद्यार्थियों को केवल मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। और ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में हमारे को बच्चों को पूरी जानकारी देनी है। और उसके बाद निर्णय लेने की जहाँ तक बात आती है वो विद्यार्थियों के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। यानी कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जो भी उनके
संपर्क में ऐसे लोग हैं जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो बच्चों तक पहुंचाएं, उनको जानकारी दें। अगर इंटरनेट के मार्फत या किसी और भी माध्यम से जानकारी दी जा सकती है, उसका पूरा प्रावधान करना चाहिए। परंतु कभी भी ना तो पेरेंट्स को, ना परिवार के जनों को, ना टीचर्स को विद्यार्थी के ऊपर इस बात के लिए दबाव देना चाहिए या दबाव डालना चाहिए कि ये पर्टिकुलर करियर चुने। महत्वपूर्ण विषय कई बार आता है, जैसे कोर्सेज का चुनाव करते वक्त या इंस्टीट्यूट्स का चुनाव करते वक्त ये नहीं पता होता कि ये रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। इसके बारे में इसकी एक्चुअली आगे जाकर ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है ये कोर्स, इसके बारे में कहाँ से पता चले प्रोफेसर साहब? देखिए, ऐसा है कि अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं और अनेक प्रकार के उनसे जुड़े हुए संस्थान हैं। कुछ यूनिवर्सिटी सरकारी हैं और उनसे जुड़े हुए संस्थान भी सरकारी हैं जी। कुछ यूनिवर्सिटी सरकारी हैं परंतु उनसे जुड़े हुए संस्थान जो है वो निजी हैं। जहाँ तक सरकारी यूनिवर्सिटी का प्रश्न है या सरकारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सरकारी संस्थानों का प्रश्न है, वहाँ पे कोई विशेष समस्या की बात नहीं है। वहाँ पे पहले आज तक की डेट में कोई भी रेटिंग वाली भी बात नहीं रही है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी विद्यार्थी, पेरेंट, टीचर विश्वास कर सकते हैं कि ये संस्थान ठीक होगा। परंतु अगर कोई संस्थान सरकारी यूनिवर्सिटी से नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है परंतु निजी संस्थान है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इससे जुड़े हुए अनेक संस्थान हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है और संस्थानों में भी होती है, परंतु अंडर ग्रेजुएट सभी कोर्सेज जो है वो केवल निजी संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। अब ये निजी संस्थानों के बारे में जानकारी लेनी है तो इसके 2-3 सोर्सेज हैं। पहला सोर्स तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में जाकर विद्यार्थी ये जानकारी ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है या नहीं है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि भाई आज रिकॉग्नाइज है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अगले साल भी रिकॉग्नाइज रहेगा जी, या उससे अगले साल। अब जैसे स्कूलों में हमने देखा है बहुत सालों तक एक स्कूल रिकॉग्नाइज रहता है, परंतु जहां हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं वहां पे ये जो एफिलिएशन की बात है, जो रिकॉग्निशन की बात है, वो हर साल रिवाइज होती है जी। और उस रिवीजन के दौरान यूनिवर्सिटी के भी इंस्पेक्शन होते हैं और उसकी और गवर्निंग काउंसिल भी होती हैं। अगर पीजी कोर्स है तो AICTE करता है और अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग संस्थान हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट की अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मेडिकल है तो उसकी अलग है, होम्योपैथिक की तो अलग है। तो हमें 2-3 जगह से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। एक तो किस यूनिवर्सिटी से वो संस्थान जुड़ा हुआ है और दूसरा ये है कि किस पर्टिकुलर बॉडी से वो रिकॉग्नाइज है या फंडेड है। तो ये दोनों चीज़ें, अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये UGC से फंडेड होता है जी, परंतु जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो कहीं से फंडेड नहीं होते परंतु गवर्नड होते हैं वो जी। तो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे BTech वगैरह और हायर लेवल के MBA कोर्सेज वगैरह वो AICTE से एफिलिएटेड होते हैं। यानी कि इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना ये एक सबसे मुनासिब बात होगी। आप किसी भी कोर्स पे एडमिशन लें या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाएं उससे पहले। और जैसा कि शुरुआत इस कार्यक्रम की हुई कि बहुत कठिन और बहुत दुरूह होता है कई बार चुनाव करना कि कौन सा करियर चुने, कौन सा कोर्स चुने, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। तो हमारे साथ ढेर सारे युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनके मन में ढेर सारे सवाल हैं इस बात को लेकर कि आखिर बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जी, एज ए स्टूडेंट मैं सर से यही जानना चाहूँगा कि एक करियर काउंसलर बनने के लिए स्टूडेंट को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अगर मैं अपने आप को 4-5 साल बाद एज ए करियर काउंसलर देखता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। सर, जैसे आपने बोला था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो बेटर होते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती। फॉर BJMC अगर हम ले, प्राइवेट कॉलेजेस में BJMC बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो नहीं है। पर प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी नहीं होते कि हम उन पे एकदम ही रिलायबल कर ले, हम उन पे एकदम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। फिर एक विद्यार्थी ने पूछा है कि भी वो करियर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं जी। भी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी और ये बात सुरभि ने भी बताई थी कि जो भी चुनाव करना है करियर का वो विद्यार्थी को स्वयं करना है और ये स्वयं जो चुनाव किया जाना है वो आपकी रुचि, आपकी प्रतिभा, इस पर निर्भर करता है। और कई बार हम अपनी प्रतिभा को, अपनी रुचि को समझ नहीं पाते।
और कई बार हमें ये नहीं पता होता कि क्या हम ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं, ये काम हमारे लिए उचित है भी कि नहीं। अब जैसे इन्होंने करियर एक्सपर्ट बनने की बात की है, ये मैं समझता हूँ कि इस आयु के लिए ये इनका प्रश्न जो है वो उचित नहीं है। इसके लिए इनको काफ़ी अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि करियर ऑप्शन की जब ये बात आती है तो सुरभि ने बताया था कि विद्यार्थियों को हो सकता है 2, 4 या 5 करियर के बारे में पता हो, परंतु जहाँ तक करियर्स की बात है ये हजारों करियर्स हैं, यानी कि कोई सीमा नहीं है, और इसके बारे में आपको समझने में मैं समझता हूँ कि कई वर्ष लगेंगे। तो अगर इसी संदर्भ में बात की जाए कि कुछ लीग से अलग हटकर जो अभी आज के समय में तमाम सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ कई बार पता भी नहीं होता कि इस विषय में भी कोर्स है, तो ह्यूमैनिटीज की बात हो, कॉमर्स की बात हो, साइंस की बात हो, कुछ आप गाइड कर सकेंगे अभी यहाँ पे हमारे युवा साथियों को कि कुछ लीग से अलग हटकर कोर्सेज भी हैं इस तरह से? बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के डेट में आप किसी ने जैसे वोकेशनल कोर्सेज आप देख सकते हैं बहुत सारे जो आप रेगुलर के बियॉन्ड कर सकते हो। अकाउंटिंग के बहुत सारे कोर्सेज है जो बियॉन्ड बीकॉम है, क्योंकि बीकॉम करने के बाद आपको उन कोर्सेज को करना है। सो आप फुल फ्लेज, नॉट सीए अलोन जो सबको पता होता है, बट बैंकिंग के आजकल बहुत सारे कोर्सेज है जो 8 मंथ्स 12 मंथ्स के होते हैं, एंड आप डायरेक्टली प्राइवेट बैंक्स में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर्स लग जाते हो। दूसरे कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप देख सकते हो जो ऑनलाइन इंटरनेट को लेकर है, डिजिटल मार्केटिंग। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का बहुत स्कोप है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज़ द नेक्स्ट अपकमिंग सेक्टर। आप टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी देखिए। उसके बाद वैसे इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग, टूरिज्म, बैंकिंग कोर्सेज बताया है, आपकी नेटवर्किंग के कोर्सेज जो फुल फ्लेज इंजीनियरिंग 4 ईयर्स के कोर्स नहीं होते पर 12 to 18 मंथ्स के कोर्स होते हैं। नेटवर्किंग जिसमें आप नेटवर्क कम्युनिकेशन इंजीनियर बनते हो, कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर्स बनते हो, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स बनते हो, जो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 4 ईयर्स बीटेक करने में आप 12 to 18 मंथ्स में वो कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट है आजकल जो सिमिलर टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आप उसको भी देख सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, बट टू नेम फ्यू अभी ये कुछ नाम है। जी बिल्कुल। और मैं सुरभि की बात में कुछ बात और जोड़ना चाहूँगा कि कोर्सेज तो अनेक हैं और सबकी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, और कई बार ये दुविधा हो जाती है कि हमें सरकारी संस्थान से कोई कोर्स करना चाहिए या प्राइवेट संस्थान से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करना चाहिए, और एक विद्यार्थी ने यह प्रश्न किया भी है जी। तो मेरा यहाँ मानना है कि जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात होती है, जहाँ निश्चिंतता की बात होती है, चिंता से मुक्ति की बात होती है, वो सरकारी इंस्टीट्यूट में आती है जी। पर जहाँ पे विद्यार्थी के पास समय है, ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसा है, तो निजी संस्थान में वो प्रवेश ले तो शायद वो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है, परंतु वहाँ पे शोध की ज़्यादा आवश्यकता है। बिना शोध के प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर घुसना उचित नहीं होगा, चाहे वो केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या सरकारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ मैं कुछ और कोर्सेज के बारे में भी बता देना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कम विद्यार्थियों को ये जानकारी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना केवल रेगुलर कोर्सेज चलते हैं, उसके साथ साथ कुछ एड ऑन कोर्सेज भी चलते हैं। अब ये जो सुरभि मैडम ने कुछ कोर्सेज की जानकारी दिया, ये प्राइवेट सोर्सेज से भी आप कर सकते हैं, परंतु अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। हर कॉलेज के अंदर कम से कम 2 या 3 ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आप रेगुलर कोर्सेज के साथ कर सकते हैं। ये टैली अकाउंटिंग का कोर्स भी हो सकता है, ये रेडियो जॉकी का कोर्स भी हो सकता है, ये एडवर्टाइजिंग का भी कोर्स हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स हो सकता है, और ये लैंग्वेज से जुड़े भी कोर्स हो सकते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया कि ये 6 महीने के, 8 महीने के या 10 महीने के कोर्सेज हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रावधान है कि आप फर्स्ट ईयर में जो ये कोर्स करते हैं ये सर्टिफिकेट कोर्स माने जाते हैं, फिर जब उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करते हैं वो डिप्लोमा कोर्स बन जाता है, और उसको 3rd ईयर में फिर से लेते हैं तो उसमें आपकी पूरी तरह से परफेक्शन आ जाती है और पोस्ट डिप्लोमा कोर्स कहलाता है। इनमें प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मिलता है। जब सीटें कुछ बच जाती हैं तो उसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी उसका लाभ उठा सकते हैं, और इनका समय तब शुरू होता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो जाता है। उसके तुरंत बाद हर कॉलेज में किसी न किसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स है, और मैं समझता हूँ आजकल जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी सोच है कि अगर हम भारत को कुशल देखना चाहते हैं तो हमारे को कौशलपूर्ण बनना पड़ेगा, हमारे को स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कई बार विद्यार्थियों के नंबर कम आते हैं, वो हताश हो जाते हैं,
और मैं समझता हूँ ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जो कम नंबर प्राप्त करके भी ज़्यादा नंबर वाले प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ना तो ज़्यादा नंबर वाले विद्यार्थियों को दंभ यानी कि घमंड होना चाहिए और ना ही कम नंबर प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से ग्लानि होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी के लिए कोई ना कोई रास्ता है। यही करियर काउंसलिंग का मूल उद्देश्य है कि यहाँ पे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तमाम सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो आ गए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, या बल्कि कहें कि आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ा दुविधा या एक जिसको कहते हैं असमंजस दिमाग में तब आता है जब आपको अपने मनचाहे कॉलेज में या कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि कॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोर्स इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जब हम ये प्रश्न करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी से हमने कोई कोर्स करना है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 60 या 70 कॉलेज हैं, सभी कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं वो सभी के सभी वेल क्वालिफाइड हैं, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस से वो आते हैं। इसलिए अगर आपको ए कॉलेज में एडमिशन मिलता है या बी में या सी में, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी विशेष स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। सिर्फ उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कोई विशेष कॉलेज को चुनना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर जो स्किल है, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, एक पर्टिकुलर कल्चरल एक्टिविटी है, हो सकता है एक कॉलेज में ज़्यादा अच्छी हो, दूसरे कॉलेज में वो इतनी अच्छी ना हो, परंतु बाकी सभी कॉलेज जो है हर लिहाज से एक जैसे हैं। आपको पहले डिसाइड ये करना है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, और उसके बाद ये देखिए कि कौन सा कॉलेज आपके घर से ज़्यादा नज़दीक है, जिससे कि आपके जाने आने का जो समय है वो बच सके। तो समय बचाना इम्पॉर्टेंट है, कॉलेज के पीछे भागना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को नॉर्मल कोटा में भी एडमिशन नहीं मिलता, उनके लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा भी है। और आज सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन का बहुत अच्छा सुख मिला है और सभी विद्यार्थियों को अब लाइन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो प्रवेश लेने के लिए आपके पास ऑनलाइन का बहुत अच्छा विकल्प है। यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए उतनी दुविधा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। हर चीज़ के लिए आपको पूछना पड़ता था, न्यूज़पेपर देखना पड़ता था, टीवी देखना पड़ता था। आज आप इंटरनेट खोलेंगे, आपकी समस्त समस्याओं का जो निपटारा है वो काफ़ी हद तक आपको इंटरनेट ही कर देगा, ऑनलाइन ही कर देगा। और एक बात इसमें और भी जोड़नेंगे कि जो करियर के ऑप्शंस हैं, जो अवसर हैं, वो केवल दिल्ली विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है, दिल्ली के ही विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस पर आप लोगों से बात करेंगे। फिलहाल कुछ अपने साथियों से सवाल ले लें। कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ बातें पूछना चाहते हैं जी। मेरा सवाल दोनों से है। सर, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने एक अभी रिसर्च की है कि जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम बोर्ड से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी माध्यम बोर्ड से बहुत सारे छात्र हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो जब वो 12th के बाद अपना कैरियर चूज़ करते हैं तो वो तो बड़े खुशी खुशी आते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने मैथ्स लिया, फिजिक्स लिया, बट खासकर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भाषा का वो ट्रांजिशन जो होता है अचानक से हिंदी से इंग्लिश, उसमें खासकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और इस रिसर्च के दौरान जितने छात्रों से बात की तो उन्होंने काफ़ी नेगेटिव फीडबैक दिया कि हमें आगे पढ़ने का मन नहीं करता, हम तो कैरियर सोच के आए थे कि मैथमेटिशियन बनेंगे, फिजिसिस्ट बनेंगे, बट ये भाषा का जो ट्रांजिशन होता है हम इसके कारण साइकोलॉजिकली अपने आप को फेल किप नहीं कर पाते हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव होगा? 12th में जैसे हम साइंस से कर लेते हैं या एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है, पर जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमें किसी और चीज़ में करना चाहिए कि उस समय में कुछ वो चीज़ अच्छी चल रही है, और फिर हम जब मास्टर्स के लिए देखते हैं तब हम देखते हैं कि और नए ऑप्शंस आ गए हैं, तो हम उसको चॉइस कैसे करें? पहला सवाल जो था वो भाषा से जुड़ा हुआ था। भाषा तो अभिव्यक्ति का केवल एक माध्यम है, और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हर कोर्स जो है दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, और जो भी प्रश्न पत्र आते हैं उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी लिखे होते हैं। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकांश जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन सभी में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों उपलब्ध हैं।
और जिन विश्वविद्यालयों में या जिन महाविद्यालयों में अगर हिंदी मीडियम उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे आप प्रवेश ना लें। जैसे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, स्टीफन्स कॉलेज है, जेएमसी कॉलेज है, इसमें केवल इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाती है। तो जब अगर आप हिंदी मीडियम लेके अगर कहीं से दिल्ली में आते हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि ऐसे कौन से महाविद्यालय हैं जहां पर हिंदी मीडियम उपलब्ध है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि अधिकांश महाविद्यालयों में हिंदी मीडियम भी उपलब्ध है और हिंदी मीडियम की बुक्स भी अवेलेबल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हिंदी मीडियम के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है और उस डिपार्टमेंट का उद्देश्य ये है कि जितनी भी मार्केट के अंदर बुक्स पब्लिश होती हैं, अगर किसी भी ऑथर ने हिंदी मीडियम में नहीं लिखी हैं तो वो किताबें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज प्रोपोगेशन, ये इसका काम होता है कि वो हिंदी मीडियम में बुक्स को पब्लिश करता है। मैंने स्वयं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स लिखी हैं, पर ऐसे कुछ कोर्सेज ज़रूर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ पे हिंदी मीडियम का प्रावधान नहीं है। जैसे कि BMS कोर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जिसको पहले BBS के नाम से भी जानते थे, उसी का ही आगे एक्सटेंशन है BFIA, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और इसी से जुड़ा हुआ एक और कोर्स भी है BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमी। इसी तरह से BSc कंप्यूटर साइंस, मतलब ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनके अंदर हिंदी मीडियम का बच्चा प्रवेश ले सकता है, परंतु हिंदी मीडियम के अंदर ना तो क्वेश्चन पेपर होगा और ना ही बुक्स होंगी। यानी मन में आप अपने किसी भी तरह की दुविधा या हीन भावना जिसको कहते हैं वो तो कतई ही मत रखें, और हिंदी के साथ भी आपके पास ढेरों अवसर हैं जिसमें आप अपने करियर को चुन सकते हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब 90% में है। IP यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम नहीं है, और जहां नहीं है वहां आप ऑप्शन मत ले। एक भोपाल की यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता देना चाहूंगा। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, जो आपने हिंदी की बात की है, और ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे ऐसे सारे कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे जो शायद अलग अलग जितने विश्वविद्यालय उसमें ना मिले। और खासतौर पे ये समस्या आपको पता है साइंस कोर्सेज में बहुत ज़्यादा आती है, तो वो साइंस कोर्सेज भी वहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं केवल और केवल हिंदी मीडियम से। आपका सही था कि मैं अगर 12th में जाऊँ कुछ एक कर रही हूँ, ग्रेजुएट में जाऊँ मुझे कुछ और पता चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट में जाऊँ कुछ और पता चलता है। बट अगर आप नोटिस करोगे, एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से पता होना और एक दूसरा बिल्कुल टैंजेंट अलग हो जाना। मेरा क्या कहने का मतलब है, लेट्स से मैंने कॉमर्स लिया, CA किया, CA करने के बाद अब मैं कहूँ मुझे साइकोलॉजी करना है, ये पूरा डिफरेंट डायरेक्शन है। बट अगर मैं कहूँ CA करने के बाद मुझे CFA करना है या MBA फाइनेंस करना है, इसका स्कोप ज़्यादा है, तो ये एक ग्रोथ पाथ है। जो पहला स्टूडेंट अगर बोले CA करने के बाद मुझे अब साइकोलॉजी करना है, तो फॉर श्योर इस स्टूडेंट ने रिसर्च अच्छी से नहीं की है, एक्सप्लोर अच्छी से नहीं किया है, कंसल्ट अच्छी से नहीं किया है, ये बहुत क्लियर है। तो ये जनरली अभी जो होता है, क्योंकि करियर काउंसलिंग बहुत पॉपुलर नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, सबको पता नहीं है किसके पास जाना है, तो आपने 12th ले लिया, चलो मैथ्स से ले लिया क्योंकि कॉमन है, मैथ्स करने के बाद सब कुछ कर सकते हैं, बट मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट कर लेते हैं, घर वालों ने कहा। तो अब ग्रेजुएशन में भी आएगी प्रॉब्लम, अब ग्रेजुएशन में क्या करें, जो सबसे नज़दीक मिल रहा है कर लेते हैं। तो ये जब चेंजेस होंगे, फॉर श्योर इट्स बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर प्लानिंग। बट अगर उस तरह के चेंजेस हो रहे हैं जो सीक्वेंशियल प्रोग्रेसिव है आपकी तरफ, हाँ, तो वो प्लान प्रोग्रेशन है। यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हाँ, और हाँ एग्जैक्टली आपने जो निखिल कह रहे हो, और हमेशा चेंजेस होंगे, पर वो चेंजेस एकदम डाइवर्स डायरेक्शन में नहीं होंगे। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, हाँ, डाइवर्स डायरेक्शंस में चेंजेस ना हो, जैसे जैसे आपका करियर बढ़े उसको सपोर्ट करते हुए आपकी प्लानिंग बढ़ती जानी चाहिए। तो यानी कि एक राह आप चुन लें और उस पर लगातार आगे बढ़ते रहें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि सफलता आपको ना मिले। मुझे एक हरिवंश राय बच्चन की कविता याद आ रही है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ ले एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यानी कि एक राह पकड़ ले और उस पर अगर आप लगातार चलते रहें तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हम इस आशा और उम्मीद के साथ में कि 12वीं के बाद जो आपका करियर है वो निश्चित तौर पर आपकी मेधा, आपकी क्षमता, आपके परिश्रम और आपकी अपनी योग्यता को पहचानने के दम पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज आपसे विदा लेंगे। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप जरूर हमें बताएं। नमस्कार।